ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। नमस्कार। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल पद्मनाभन। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी, थैंक यू। अनिल जी, जिस तरह से मौद्रिक नीति के बारे में संभावनाएं थी कि रिजर्व बैंक नीतिगत ब्याज दरों को बरकरार रखेगा, वैसा ही रिजर्व बैंक ने कहा, तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण नजर आते हैं? क्या महंगाई दर अभी भी एक चिंता का विषय बनी हुई है, जिसके चलते रिजर्व बैंक ने इसी कदम को उठाना उचित समझा और रेटों को बरकरार रखा है? महंगाई का जो मुद्दा है वो चिंताजनक नहीं है, लेकिन चिंता के बाहर भी नहीं है। तो एक आरबीआई का बैंड है, आप जानते हो, 4 और 6% के बीच में महंगाई अभी इसी बैंड में है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। तो 4 के पास आएगा तो आरबीआई को एक कंफर्ट होगा। दूसरी बात है, जो एक वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है ये महंगाई के दर में, खास करके जो खाने के जो चीजें ना, फूड आइटम्स, इनका ऊपर नीचे होने के कारण, जैसे अभी सब्जियों का दाम बढ़ गया अचानक, तो अभी मौसम खराब हुआ और टमाटर का भाव बढ़ गया, तो ऐसे ऐसे शॉक आ रहे हैं। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि अभी तक पूरी काबू पे नहीं आया, मतलब महंगाई का डर अभी भी उतरा नहीं है, वो है, लेकिन वो पहले की तरह थ्रेट नहीं है, लेकिन उससे अभी बचे भी नहीं है पूरी तरह। आमतौर पे जो थोक महंगाई दर है और खुदरा महंगाई दर है, तो थोक महंगाई दर में तो शायद कहीं राहत की खबर है, तो क्या रिजर्व बैंक इसके बावजूद भी अभी सतर्कतापूर्ण कदम उठाने के पक्ष में है? होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का जो आप जिक्र कर रहे हो जी, उसको वो नजर रखता है रिजर्व बैंक, बट उस पे एक्शन नहीं लेता है। मेनली जो होता है हमारा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसी पे फोकस रहता है, और वो अभी 4 और 6% के बीच में, थोड़ा ऊपर पे है, 6% के नजदीक है जी। और समस्या ये है कि जो हमारे खाने के जो आइटम है ये 8-9% पे चल रहे हैं। तो यही एक इंडेक्स देखता है रिजर्व बैंक जब इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करता है। अच्छा, इन ब्याज दरों को यहीं पे 6.5% रेपो रेट पे बनाए रखने के हिसाब से, अगर ब्याज दरों में चूंकि कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उद्योग जगत के हिसाब से कितनी बड़ी चुनौती नजर आती है? क्या उनकी पूंजी लागत बढ़ती है या उनको पूंजी जुटाना कठिन हो सकता है इन दरों को बरकरार रहने से, या कहीं ना कहीं उनके लिए लिक्विडिटी के जो चैलेंजेस हैं रिजर्व बैंक उन पे भी नजर रख रहा है? हाँ, वो नजर तो रख रहा है, लेकिन अभी जो निवेश, अच्छा सवाल उठाया आपने, बिकॉज जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब बढ़ता है तो निवेश का इंसेंटिव उतना कम होता है, और अभी हम देख रहे हैं कुछ सेक्टर्स में, स्टील, सीमेंट, 3-4 और सेक्टर्स में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन लिक्विडिटी का काबू पूरी तरह रखा हुआ है रिजर्व बैंक ने, अभी टाइट ही रखा है। सितंबर ऑनवर्ड से ये टाइट है बिल्कुल लिक्विडिटी, लेकिन ज्यादा कम भी नहीं है, थोड़ा ज्यादा टाइट है। तो हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन आज रिजर्व बैंक के पॉलिसी में उन्होंने एक आंकड़ा रखा था, वो कह रहे कि 12 जनवरी 2024 तक, मतलब सारे रिसोर्सेस, बैंक, क्रेडिट, जो भी हो कमर्शियल सेक्टर के लिए, बैंक्स एंड जो भी अलग अलग सोर्सेस हैं, तो उनसे 23.6 लाख करोड़ फ्लो हो चुका है इस साल में, मतलब 2023-24 में जनवरी 12 तक। इसी पीरियड में पिछले साल, मतलब 2022-23 में 19.8 लाख करोड़ था। तो रिसोर्स का जो है फ्लो बरकरार है, उल्टा बढ़ रहा है। ये जो इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है अभी तक उतना फील नहीं हो रहा है ये कंपनियों को, क्योंकि निवेश अभी शुरू हो रहा है, लेकिन ये 6 महीने बाद इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो तब तक उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, हमें काटेगा रिजर्व बैंक। जिस तरह से आपने बताया कि निवेश बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी जो अंतरिम बजट भी प्रस्तुत किया था उसमें भी आपने बताया था कि 11 लाख करोड़ से अधिक का पूंजीगत निवेश सरकार करने जा रही है। सरकार क्या ये भी पूरी तरह से आश्वस्त है इस बात के लिए कि निजी क्षेत्र भी निवेश करने के लिए आगे आ रहा है और निजी क्षेत्र के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी यानी लिक्विडिटी है? निवेश का निर्णय पहले, बाद में लिक्विडिटी हो या ना हो का सवाल उठेगा जी। तो इस टाइम ये सेक्टर्स, थोड़े सेक्टर्स में निवेश जरूर चालू हो रहा है, जैसे कि स्टील है, पेट्रोलियम है, टेक्सटाइल्स है, पावर है, केमिकल्स है, फूड प्रोसेसिंग है और कंस्ट्रक्शन है।
अब इनको जो पूंजी की जरूरत है, जैसे मैंने अभी आपको आंकड़े दिखाए, रिसोर्सेस अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए तो इनको मुश्किल होगी। लेकिन मेरा विश्वास ये है कि ये पहली बार आर्थिक इतिहास में देख रहे हैं, मतलब पिछले 10-20 सालों में रिजर्व बैंक और जो वित्त मंत्रालय है ये साथ साथ काम कर रहे हैं। अभी बजट में वित्त मंत्री ने जो फिस्कल डेफिसिट, जो ग्रॉस बोरोइंग होता है देश का, मतलब बढ़ाया नहीं, वो इनफैक्ट सिग्नल दिया कि वो और कम करेंगे, जो टारगेट रखा है 25-26 का। अब उससे क्या फायदा होता है, अगर सरकार इतनी कर्जा लेने के लिए मार्केट आएगा तो जो प्रेशर होगा इंटरेस्ट रेट पे बढ़ने का, तो फिर अगर रिजर्व बैंक भी लिक्विडिटी टाइट कर रहा है तो और बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट। तो अब जब सरकार कर्जा लेके नहीं आ रहा है तो इन पे थोड़ा रिलीफ मिला है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोनों साथ साथ मिलके काम कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेटेड है, ये मीन दोनों का इंडिपेंडेंस है, कोऑर्डिनेटेड है। ये हमने देखा है कोविड के पहले से, और खास करके कोविड के टाइम पे जो इन दोनों ने काम किया मिलके। एक कारण है कि जो हमारा रिकवरी जो हुआ देश का, वो आर्थिक रिकवरी, उसका मूल कारण यही है कि दोनों इंस्टीट्यूशन ने एक साथ काम किया। आज की मौद्रिक नीति में कुछ और भी मुद्दों पे रिजर्व बैंक ने ध्यान दिया है। उसने कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कॉन्फिडेंस है, और जो डिमांड है वो अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया से भी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक कितना आश्वस्त है, और अगर ये मांग बरकरार रहती है तो अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत बनाने में सहायक होगी? रिजर्व बैंक को तो पूरा विश्वास है, ये पहली बार नहीं बोल रहे। दिसंबर या जनवरी में गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके पहले दिसंबर के क्रेडिट पॉलिसी स्टेटमेंट में भी इन्होंने साफ कर दिया था कि रिकवरी हमारे रूरल भारत में, गांवों में दिख रहा है। अब उन्होंने इस बारी और आंकड़े भी रखे हैं। उन्होंने कहा कि जो बरसात, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है हमारे, खास करके दक्षिण भारत के लिए बड़ा ही महत्व होता है उसमें, और हमें पता है कि जो पहला वाला मानसून, जो मेन मानसून है, उसमें थोड़ी कमी रही पूरे देश में। तो कहते हैं उसके बावजूद जो रबी, जो हमारा विंटर क्रॉप का जो है सोइंग, बीज जो डाले किसान भाइयों ने, वो 5% ज्यादा है बारिश कम होने के बावजूद। तो इसीलिए एक तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर जो है आउटपुट बढ़ेगा। दूसरा है, वो कह रहे हैं मनरेगा का जो डिमांड है वो कम हो जा रहा है, तो उसका मतलब कि लोगों को मनरेगा जो होता है वो एक सोशल सेफ्टी नेट है। अगर आपके पास घर में कमी है पैसों की, तब आप जाके काम डिमांड करते हो कि मुझे काम चाहिए, और काम मिलता है। अगर वो डिमांड नहीं है तो उसका ये मतलब निकाल रहे हैं ये लोग कि शायद उनकी आमदनी, घर की आमदनी थोड़ी बढ़ी है। और बाकी तीसरा जो कारण उन्होंने बोला है, जो भारत सरकार ने जो फ्री का जो फूड ग्रेन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, वो 5 साल और बढ़ा दिए, तो उससे भी एक रिलीफ मिलता है। तो इसीलिए इन तीनों को जोड़ के रिजर्व बैंक को पूरा विश्वास है कि रूरल डिमांड बढ़ रहा है, और अगर रूरल डिमांड बढ़ेगा तभी पूरे आर्थिक, जो देश की आर्थिक स्थिति है, इम्प्रूव होगी। बिकॉज अर्बन एरियाज पे नहीं होगा खाली, तो रूरल एरिया में कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारे आर्थिक स्थिति पे। और इस साल आप जानते हो रिजर्व बैंक ने 7% बोला था, और अभी एडवांस एस्टिमेट जो आए हैं वो सीएसओ के, उन्होंने 7.3% का प्रेडिक्शन किया इस साल, और अगले साल का 7%। जी, एक और महत्वपूर्ण बात है आज की मौद्रिक नीति में, रिजर्व बैंक ने सभी लेंडर्स यानी ऋणदाताओं के लिए को कहा है कि वो की फैक्ट स्टेटमेंट, मतलब लोन में लगने वाले सभी तरह के जो शुल्क हैं उनको ब्याज दरों में जोड़कर ही बताना चाहिए, खासतौर पे रिटेल और एमएसएमई लोन के लिए। इसके कितना मायना और कितना फायदेमंद होगा सभी तरह के जो ऋण या लोन लेने वाले हैं उनके लिए? हम सब लोन लिया है, और हमें बाद में पता चला, वो जो हम कहते हैं ना अंग्रेजी में फाइन प्रिंट, हमने ढंग से पढ़ा नहीं, तो जब हम कोई किस्त लौटाने गए या लोन बंद करने गए तो हम पे जो चार्जेस लगा दिए, उन्होंने बोला ये तो था, हमने देखा नहीं। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ने साफ बोला इनको कि आप साफ कर दो, ये कॉस्ट जो होता है आप बताते नहीं हो खुल के। तो इसीलिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, और मुझे उम्मीद है इसको रेगुलेट, मतलब अनाउंस ही नहीं, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे पूरी तरह से। इसका फौरी तौर पे एक कितना बड़ा फायदा रिटेल सेक्टर को मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि इन सब चीजों पे आमतौर पे जो सबसे बड़ा नुकसान या प्रभावित जो वर्ग होता है
वो रिटेल लोन लेने वाले यानी खुदरा लोन लेते हैं, जैसे कार लोन है, पर्सनल लोन है, इस तरीके के जो लोन होते हैं उनमें आमतौर पर इस तरह की बहुत सारी चीजें हिडन या छुपी हुई होती हैं, उनको कितना बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आता है? बिल्कुल अमित जी, इसमें तो रिटेल सेक्टर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, रिटेल होगा और जो हमने बोला एमएसएमई के कर्जे में, तो रिटेल में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। और आज हम देख रहे हैं वो सारे जो स्कीम आ रहे हैं, बाय नाउ पे लेटर, तो हमारे जो नए नौजवान जेन जी वगैरह है, ये सब कर्जे पे लेते हैं। तो इनको अगर आप बताओगे नहीं, यानी छोटे छोटे रकम के ही कर्जे लेते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर विश्वास बढ़ेगा ना, आप एक और बात सोचिए, जब इस लेवल पे विश्वास बनेगा हमारी आम जिंदगी में, तो फिर कंट्री में भी विश्वास बनेगा, देश में भी विश्वास बनेगा। अब देश में विश्वास बनेगा तो प्रगति होगा ना। एक बुरा कहीं सदमा हो गया तो उसके बाद एक विश्वास उठ जाता है, सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। तो ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिस्टम में विश्वास हम बढ़ाएं। और ऐसी छोटे छोटे अगर कदम, हमें लगता है छोटे हैं, लेकिन ये हमारी निजी जिंदगी में बहुत बड़े हैं, तो इससे हमारा विश्वास बढ़ता है और जनरल पब्लिक का विश्वास बढ़ता है और इससे देश का ही फायदा है। जी, आज की जो मौद्रिक नीति की जो घोषणा हुई है उसमें रिजर्व बैंक ने फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्तियां हैं उसमें 622 अरब डॉलर से अधिक का बताया है, जो उन्होंने कहा है कि फिलहाल की जो फॉरेन ऑब्लिगेशंस हैं उसके लिए ये पर्याप्त है। कितना सहमत हैं और कितना ये जो 622 अरब डॉलर से ज्यादा का हमारा रिजर्व है ये कितना सुकून देने वाला है? इसका बेस्ट हिसाब लगाना होता है इम्पोर्ट्स जी। तो आप सोचिए कोई संकट आ गया, आपके सडनली प्रेशर आ गया देश के एक्सटर्नल सेक्टर पे, तो आप कितने महीने इंपोर्ट कर सकते हो बिना और कर्ज लिए, ना कुछ और रिजर्व बढ़ाए। तो 6 महीने का इंपोर्ट हमें अभी तक मिनिमम मिल सकता है इस लेवल ऑफ रिजर्व्स पे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हाल में आईएमएफ ने भी इसका एक एक्नॉलेजमेंट किया है कि जिस स्थिति में दुनिया है तो उसमें तो और भी बहुत ही बढ़िया सिचुएशन में है भारत। और इसमें आज इन्होंने एक और आंकड़ा रखा है हमारे साथ में, आईएमएफ का ही रेफरेंस लेके, कि जो एडवांस्ड इकोनॉमी है अमेरिका, यूरोप वगैरह, इनका जो देश का कर्ज है जीडीपी से बहुत बढ़ गया है। आई थिंक 140-150% के आसपास आ गया। तो पहले जब दर कम होते थे तो ये समस्या नहीं थी, लेकिन अब जब दर बढ़ रहा है, फेड यूएस फंड बढ़ा रहा है, तो एक आर्थिक संकट का बड़ा रिस्क है। और इसके कंपैरिजन में इन्होंने भारत के भी आंकड़े रखे। भारत का कोविड टाइम पे बढ़ गया था, 88% हो गया था, अब वो गिर के 80% आ गया है। तो उन्होंने कहा कि ये अभी भी हाई है, लेकिन उतना नहीं है जितना एडवांस्ड इकोनॉमी अमेरिका वगैरह में है। तो आप रिजर्व्स को देखिए, इनको सब साथ मिला के देखिए, तो ये बहुत ही अहम बात है। एक एक्सटर्नल सेक्टर में कंफर्ट फैक्टर जो भारत को अभी है इस वक्त, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और रिलेटिव दुनिया में देखें तो और भी बड़ी बात। भारतीय मुद्रा रुपए के बारे में भी रिजर्व बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक रुपए की वर्तमान विनिमय दर से संतुष्ट है। तो जो एक्सचेंज रेट है रिजर्व बैंक काफी उसके लिए भी संतुष्ट है। क्या मानना है आपका इस बारे में? इस साल में देख लीजिए 2023-24 में रुपए जो डॉलर के साथ गिरा जी, आई थिंक 1% से कम गिरा है इस बार। और उसके आप 2 साल पहले देखिए जब कितना गिरा, रुपए जो होता था 60-65 के आसपास जाके 80 क्रॉस कर गया, फिर अभी आके कम हो गया। तो इस साल में भारत के जो एक्सचेंज रेट है ये काफी कम गिरा है। और अगर आप युआन देखिए, चाइनीज युआन देखिए, दूसरे करेंसीज देखिए जो हमारे डेवलपिंग कंट्री जैसे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स कहते हैं, उनके साथ आप देखिए तो भारत का इसमें बहुत सबसे कम गिरा है। हमारे भारत के एक्सटर्नल सेक्टर के लिए एक और एंडोर्समेंट है कि ये अच्छी स्थिति में है भारत। अनिल जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है
9289904044।